हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए, जो आपके फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक दे रखा है यानी स्थिर वैद्युतिकी, उसके बारे में बात करने वाला हूं। अभी हम आज जो हम लेक्चर्स में पीछे पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या था दोस्तों? आवेश का स्थिर अवस्था में जो उसके द्वारा अनुक्रिया वगैरह की जाती है, उसके जो प्रभाव होते हैं उसकी स्टडी को, यानी कि द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट। जब चार्ज आपका रेस्ट अवस्था में है तब आप जो है उसकी स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आ गई बात। फिर इसके बारे में बताया था कि आवेश जो है वो पदार्थ की क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी नेज गुण होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये आवेश होता है। और अगर पॉजिटिव दो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और नेगेटिव है दोनों, तब भी आपके प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर अलग अलग है मतलब, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे, आकर्षित करेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए, फिर हमने पढ़ा था कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जिसमें E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। विद्युत आवेशों की योज्यता यानी एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस क्या कहता है? एक बॉडी लीजिए, उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं आप उन सभी को उनके साइन के साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा विद्युत आवेश की निश्चरता यानी इनवेरिएंस इन चार्जेस, यानी कि आपका चार्ज जो है, चाहे तो किसी गाड़ी में रेस्ट अवस्था में पड़ा हो, चाहे कोई गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही हो, चाहे गाड़ी जो है अचानक से ब्रेक मारे, कुछ भी करे, चार्ज की वैल्यू, आवेश का मान कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आगे कि विद्युत आवेश का संरक्षण क्या कहता है। तो विद्युत आवेश का संरक्षण नियम कहता है कि किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है तथा यह किसी भी प्रक्रिया या अनुक्रिया के संपन्न होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने ये रेडियो एक्टिव इक्वेशन लेकर के करवाया था। इसको कहते हैं बीटा से। ठीक है। फिर हमने एल्फा से, बीटा से के अंदर आगे बताएंगे हम। इलेक्ट्रॉनों की गणना कैसे की जाती है? तो हमने एक आवेश के अंदर, एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की गणना करने के लिए क्वांटीकरण का फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई को यूज किया था। समझ में आ गई बात। ठीक है। Q इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला यूज किया, और वहां से हमने निकाला कितना होता है। अरे कितना होता है दोस्तों, कितना होता है जल्दी से बताइए। तो बताया था 6.25 इंटू 10⁻18। अब देखिए आगे बात करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? तो आपका आवेशन की अलग अलग विधियां, यानी कि आप कह सकते हैं घर्षण के द्वारा, यानी कि चार्जिंग किसके द्वारा? फ्रिक्शन के द्वारा आप आवेशन कैसे कर सकते हो। तो इसमें जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो उनके अंदर विद्युत उत्पन्न होगी, जिसे आप घर्षण विद्युत कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों का जो है स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। ठीक है। चलिए, फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वो होता है धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को जो है आपके क्या करेगा? ग्रहण करेगा, वो ऋणावेशित होता है। समझ में आ गई बात। जिसके अंदर मैंने आपको पेयर भी बताए थे। ठीक है। उसके अंदर क्या बताए थे पेयर? मैंने आपको कांच की छड़ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहती है, रेशमी कपड़ा नेगेटिव हो जाता है। बिल्ली की खाल, प्लास्टिक जो है, इनको अगर आप रगड़ रहे हैं तो प्लास्टिक नेगेटिव होगा, बिल्ली की खाल पॉजिटिव होगी। समझ में आ गई। ठीक है। और फिर हमने आगे पढ़ा था दोस्तों, एक सेकेंड जो है, हाँ आप एक सेकेंड रुकिएगा, मैं एक कुछ कॉल आ रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा जस्ट।
हाँ, देखिए अब चालन के द्वारा यानी कि कंडक्शन के द्वारा, यानी इसमें क्या होता है, एक दूसरे के पास में बॉडी को टच किया जाएगा, उसके माध्यम से आवेशों का स्थानांतरण होगा, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक अनावेशित वस्तु और धनावेशित वस्तु, और ये पूरा प्रोसेस मैंने पीछे बताया, देख लेना। फिर प्रेरण के द्वारा आवेश, प्रेरण में क्या करते हैं, एक बॉडी के पास जो कि कैसी चार्ज है हमें नहीं पता, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऋणावेशित है, कैसी भी हो हमें नहीं पता, ठीक है, उसके पास हम एक कोई छड़ लेकर जाएंगे, उस छड़ से क्या होगा, जो है आपका प्रेरण उत्पन्न होगा, और उससे आप जो अपोजिट चार्ज होगा उसको तो आप पृथ्वी में भेज दोगे, और जो उसके जस्ट अपोजिट, रॉड के अपोजिट जो चार्ज होगा वो उस बॉडी के ऊपर रहेगा, जिससे कि आप उस वस्तु को जैसा चाहते हैं वैसा चार्जेबल कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस भी पीछे समझाया गया है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कूलम का नियम, जो कि आपके सिलेबस में अगर देखेंगे तो सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है। अब कूलम का नियम क्या कहता है, तो सबसे पहले कूलम के नियम के बारे में जाने तो आपका जो भी आवेश है, प्रत्येक आवेश अगर कहीं पर पड़ा है तो वो आवेश अपने चारों ओर एक परिवेश को जो है प्रभावित करता ही करता है, यानी उस परिवेश के अंदर अपना प्रभाव ये जमा लेता है। तो इस प्रभाव के द्वारा जो अनुक्रियाएं होती है उसे ही हम कहते हैं विद्युत बल, यानी कि जो आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। अब कूलम का नियम कैसे आया, तो 1785 के अंदर कूलम महोदय ने एक प्रयोग किया कि दो स्थिर बिंदुओं के ऊपर आवेशों को रख दिया, और उन आवेशों के मध्य जो बल आया उस बल के संबंध को हम कहते हैं कूलम का नियम। समझ में आ गई बात। तो कूलम ने अपने प्रयोगों के द्वारा दो स्थिर बिंदुओं के ऊपर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल था, उनके बीच जो संबंध था उसे डिफाइन किया, और उसे हम कहते हैं कूलम का नियम। तो आप लिख सकते हैं कूलम के नियम को कि दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य एक सेकंड रुकिएगा, मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा, भाई जरूरी नहीं है ना हमेशा आकर्षण ही हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण भी हो सकता है, यानी अट्रैक्शन भी हो सकता है, और रिपल्सन भी हो सकता है। तो प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों जो उनके वैल्यूज होंगे, यानी ठीक है, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्या, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल, ये लाइन याद रखना, ये लाइन डायरेक्ट पूछी गई है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली, यानी उन दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। यानी कि ये जो बल लगता है ना, ये दोनों जो आवेश हैं
उनको जिस लाइन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है उस लाइन के ऊपर ही, उस लाइन के अनुदिश ही, उसी लाइन की डायरेक्शन में यह बल लगता है। ठीक है। और दूसरी बात, इनके बीच में जो माध्यम की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है, यानी इन दोनों आवेशों के मध्य में कौन सा माध्यम है और उस माध्यम की प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर करेगा, यानी माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर। समझ में आ गई बात। ये चीज़ें पूछी जाती है कि कूलम्ब्स जो लॉ है, या फिर आपसे ये पूछ ले कि आपका विद्युत बल जो है वो किस किस पर निर्भर करता है, तो विद्युत बल निर्भर करता है दोनों आवेशों के मान पर, दोनों आवेशों के मध्य दूरी पर, और उस दोनों माध्यमों के मध्य में जो माध्यम दे रखा है वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसको भी जो है क्या कहते हैं, उस पर भी निर्भर करेगा। तो ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब हम कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके विद्युत बल का फॉर्मूला है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें K की आपका एक कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला कैसे आता है वो देखिए आप। ये फॉर्मूला आता है, अभी जस्ट बताया कि आपका विद्युत बल जो है आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपका F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों की मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं यहाँ एक कांस्टेंट लिख लेता हूँ K1। ठीक है, तो ये क्या हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, यही है आपके विद्युत बल का कूलम्ब नियम के अनुसार सूत्र। समझ में आ गई बात। K क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है और इस समानुपातिक नियतांक का फिक्स मान भी है, और ये मान जो है इसका निर्वात में है। किसमें? निर्वात। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि आपका K का मान निर्वात के अंदर कितना होता है, तो निर्वात में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये एप्सिलॉन है क्या, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये आप कह सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ क्या, अरे परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ निर्वात, या फिर आप ये कह सकते हैं एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर, हवा। समझ में आ गई बात। तो आप यहाँ लिखेंगे ये क्या है, विद्युतशीलता। ठीक है, ये किसकी, हवा की, हवा या निर्वात दोनों की, हवा की विद्युतशीलता। ठीक है, तो अब आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का। यहाँ ई आप सफिक्स में लगा सकते हो जिससे आपको पता रहे कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो K है उस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है क्या, तो ये हवा की विद्युतशीलता है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो आप
आपको जो है यहाँ पर ये भी बात याद रखनी है। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी आगे जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है और उससे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, वहाँ आपकी हालत ख़राब होगी। कैसे ख़राब होगी अभी बता रहा हूँ, देखना। अब ये इसकी वैल्यू है। एक इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं या क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला वो समझना है तो आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स या सेकंड ग्रेड साइंस की क्लास चल रही है, आप उसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1 पावर l माइनस 3 पावर t प्लस 4 पावर a यानी एम्पियर की पावर 2। ये होता है इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र। ठीक है, ये आपको एक तो याद रखना है। अब जितनी भी बात हमने अभी तक करी है ना, ये कूलम नियम की और यहाँ जो ये फॉर्मूला बताया, ये सब हमने बात करी हवा के अंदर, यानी कि इनके मध्य जो माध्यम है वो माध्यम हवा है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि माध्यम कोई दूसरा भी हो। भाई हवा जरूरी है क्या? अरे जरूरी थोड़ी है। मेरी इच्छा हुई मैंने तो पानी के अंदर 2 आवेश डाल दिए और उन पानी के अंदर उस एक्सपेरिमेंट को करूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। और फॉर्मूला चेंज होकर के क्या आएगा? इधर देख लो, फॉर्मूला चेंज होकर के एफ ई की जगह हो जाएगा एफ माध्यम में। तो मैं लिखूंगा एफ माध्यम बराबर हो जाएगा क्या? के की जगह अब आएगा 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा एप्सिलॉन, क्या आएगा? एप्सिलॉन। ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ जो ये एप्सिलॉन लिखा है इसका मतलब है आपके माध्यम की, क्या? माध्यम जो भी है उसकी विद्युतशीलता। अब इसमें कुछ माध्यम होते हैं उनकी विद्युतशीलता आपको याद भी रखनी है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो निर्वात में पूछे तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो हवा की विद्युतशीलता होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? m-1 l-3 T4a स्क्वायर। ऐसे याद होना चाहिए। एफ माध्यम में अगर पूछा जाए, किसी माध्यम में भेज दिया यानी जल में भेज दिया, किसी मेटल के अंदर फिट कर दिया, ऑक्सीजन चारों तरफ खड़ी है, सपोज करिए रबर में डाल दिया, तब आपको क्या करना है? तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट हट जाता है, एप्सिलॉन आएगा, और Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ये एप्सिलॉन जो है ये क्या है? ये माध्यम की विद्युतशीलता है। समझ में आ गई बात? अब हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अंदर एक रिलेशन लिखने जा रहे हैं, जो कि मैं लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की अगर आप लोगों को क्या निकालनी है? विद्युतशीलता, तो आप यहां लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? यानी कि जो आपका एप्सिलॉन आर है वो ये क्या है? ये तो देखो एप्सिलॉन तो क्या है? माध्यम की आपके क्या है? अरे माध्यम की क्या है भाई? एप्सिलॉन क्या है? माध्यम का जो आपका एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात के अंदर, किसमें? निर्वात के अंदर जो आपका विद्युतशीलता होती है वो। तो ये एप्सिलॉन आर क्या है सर? एप्सिलॉन आर जो है वो है आपका परावैद्युतांक। क्या है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मतलब, परावैद्युतांक को इंग्लिश में आप कह सकते हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात?
तो मैं यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑर्डर के रूप में लिखवा रहा हूँ, जो आपको लाइन याद रखनी है, डायरेक्ट लाइन पूछी जा सकती है। एक तो ये याद रखना है कि निर्वात हो या हवा, इसमें जो है आपके विद्युत बल सर्वाधिक होता है। ठीक है, निर्वात या हवा के अंदर जो है आपके विद्युत बल क्या होता है दोस्तों, सर्वाधिक होता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें विद्युत बल सर्वाधिक, एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो कुचालक माध्यम है उसमें हमेशा आपका बल जो है वो क्या होता है, कम होता है। कुचालक माध्यम अगर आ जाए तो कुचालक माध्यम में बल अपेक्षाकृत कम, ठीक है। और अगर सुचालक माध्यम आ जाए तो बल का मान शून्य होता है। सुचालक माध्यम में बल शून्य। समझ में आ गई बात? ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अब हम जो है पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। कूलम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल, यानी चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, वो हमेशा डिपेंड करेगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यह बल दो आवेशों को जो मिलाने वाली लाइन है उसी लाइन के अनुदिश ये काम करता है। साथ ही साथ इन दोनों आवेशों के मध्य में कैसा माध्यम है, उस माध्यम की प्रकृति पर भी कूलम नियम जो है क्या करता है दोस्तों, कूलम नियम डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम किसकी, तो आगे बात करते हैं कि हमने क्या अब आगे सीखा। अब हमने यहाँ से F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला डेराइव कर दिया। फॉर्मूला डेराइव करने के बाद जो हमारा K है ये एक नया कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? इसका नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसकी वैल्यू जरूर पूछी जा सकती है। तो K की वैल्यू माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगी। मैंने आपको यहाँ पर हवा के अंदर लेकर बताया, तब इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो आंकिक यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, अंक गणितीय वैल्यू कह सकते हैं, वो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो हवा की विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ा कि अगर जो है माध्यम क्या हो दोस्तों, अरे माध्यम जरूरी है क्या? माध्यम जरूरी है क्या कि हमेशा ही आपका हवा हो? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो माध्यम और क्या हो सकता है? तो माध्यम हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन भर दे, कांच भर दे, अभ्रक भर दे, पैराफिन मोम भर दे, आसुत जल भर दे। तो ऐसा अगर हो जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन। जो ये एप्सिलॉन है इसका मतलब क्या हुआ? एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या? माध्यम की विद्युतशीलता। अब ये माध्यम की विद्युतशीलता और आपके निर्वात की विद्युतशीलता में एक रिलेशन होता है कि इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको इतनी याद रखनी है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ
एलिमेंट्स के जो परावैद्युतांक है वो बताने जा रहा हूँ, जो कि आप याद रख सकते हो। और ये जो आपको 3 पॉइंट लिखवाए कि निर्वात में सर्वाधिक होती है, सुचालक माध्यम में अपेक्षाकृत कम हो जाती है, सुचालक में जो है बल शून्य होता है, क्यों होता है वो अब आप जो है यहाँ समझ जाएंगे। तो देखिए, मैं जैसे हवा का, तो हवा का जो परावैद्युतांक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो होता है 1.0059। समझ में आई बात। ऐसे ही अगर हम बात करें कांच की, किसकी, कांच यानी ग्लास की बात करें, तो उसमें होता है 5 से लेकर 10 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ऐसे ही अगर मेरी इच्छा करी कि मैंने अभ्रक के अंदर 2 आवेश रखे और फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूं, तो 3 से 6 होता है अभ्रक का माध्यम। लेकिन अगर आप निर्वात में जाओगे तो निर्वात की वैल्यू सबसे कम होती है 1। समझ में आई बात। और अगर हम बात करें किसी भी सुचालक की, तो सुचालक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर्वाधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा। और कितना होता है, इनफाइनाइट। इस वजह से सुचालक माध्यम के बीच में अगर बल की बात की जाए तो वो शून्य होता है। अगर हम रबर में बात करें, ये देखो कुछ एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसके हिसाब से मैं लिखवा रहा हूँ। रबर का होता है 7। हो सकता है आपको ये एग्जाम में ना दे करके पूछ ले ऐसा मीडियम बनाकर, तो आपको ये याद होने भी चाहिए। ग्लिसरीन का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 42.5। ऐसे ही अगर आपको आसुत जल यानी जो डिस्टिल्ड वाटर आता है ना, उसकी बात की जाए, तो आसुत जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। समझ में आ गई बात। ये कुछ याद रखना। ऑक्सीजन का तो O2 का जो होता है वो होता है 1.00053। समझ में आ गई बात। तो अब ये चीज़ें आपको जो है मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होगी कि हम क्या कहना चाह रहे थे। समझ में आ गई बात। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमने क्या कर दिया, कूलम के नियम को पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से सीख लिया। जो इसके बारे में आपको आज तक पता था वो सब और उससे भी ज़्यादा आपको जो है अब पता चल चुका होगा। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा आपने जो है इस कूलम के नियम को तो कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अभी और भी बता रहा हूं मैं। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या बता रहे हो सर। तो जो कूलम का नियम है इसका मैं आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। क्यों? अरे हो सकता है आरएमएसएस भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पूछे। जब उन्होंने वीडियो के पेपर में सदिश का क्वेश्चन डाल दिया और वहां भी पूछ लिया क्या, अदिश त्रिगुणक, जो यार अच्छों को नहीं आ पाता, वो पूछ रहे हैं ग्राम सेवक के पेपर में गणित में सदिश का क्वेश्चन, तो आपके भी सदिश निरूपण आ सकता है। तो अब लिखेंगे हम कूलम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण मतलब आप वेक्टर फॉर्म में जो है ये लिखने वाले हो सकता है आपसे ऐसा ही डायरेक्ट यही पूछ ले कि वेक्टर फॉर्म में लिखिए कूलम के नियम की वेक्टर फॉर्म कौन सी है निम्नलिखित में से, तो आपको ऐसे ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। तो आपका जो वेक्टर फॉर्म होती है वो होती है एफ वेक्टर 1 2, भाई 1 से 2, 1 और 2 के बीच में बल लग रहा है ना इसलिए, और हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर जो आपके पोजीशन वेक्टर है। अरे भाई वेक्टर यानी होता है सदिश, और Q1 और Q2 दो आवेश है, तो इन दोनों आवेशों को कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा ना, तो जहाँ जहाँ रखे होंगे उनको कहते हैं इनका स्थिति सदिश। ठीक है, मैं अभी डायग्राम में बता रहा हूँ। फिर उसका मल्टीप्लाई होगा किससे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर से। समझ में आ गई बात। ये है आपका फॉर्मूला किसका, कूलम के नियम का सदिश निरूपण में। कैसे है ये, तो देखो
ये O बिंदु है, कोई मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ पर आपने रखा है Q2 चार्ज, यहाँ रखा है आपने Q1 चार्ज। Q2 और O के बीच में जो दूरी है उसको हम कह रहे हैं R2 वेक्टर, और Q1 और O के मध्य में जो दूरी है उसको हम कह रहे हैं R1 वेक्टर। समझ में आ गई बात। ये एक दूसरे को, आप देखो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे की तरफ बुलाएंगे, ठीक है। नेगेटिव है तो एक दूसरे से दूर भगाएंगे, वो जो भी है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो R1 और R2 क्या है, ये इनके पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश, ठीक है। समझ में आ गई बात। बाकी देखो एप्सिलॉन नॉट वो का वही है, ये पूरा Q1 Q2 वही है, R2 माइनस R1, तो इसका जो वेक्टर दे रखा होगा आपको उसमें से इसको घटाओगे, फिर जो आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे और उसका क्यूब करोगे, और इधर तो डायरेक्ट माइनस करके जो आ रहा है वो लिख दोगे। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन करवाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। अभी केवल इतना याद रखना है कि आपको अगर पूछ लिया जाए सिंपल सा यही कि बताइए जो है आपके कूलम के नियम का वेक्टर यानी सदिश निरूपण कैसा होता है, या सदिश निरूपण क्या है, तो आप वहाँ ये फॉर्मूला दिखा हुआ आपको मिले तो आप टिक करके आ सको। समझ में आ गई बात। तो कूलम के नियम के बारे में इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल हम कल का लेक्चर लेंगे, उसके अंदर कूलम के नियम से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे, और इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बने रहिएगा और अपने लैब स्टैंड में सिलेक्शन को लेकर ही शांति रखिएगा। उससे पहले तो आप रात रात भर जागिए और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, थ्योरी रटिए, जो रट सकते हैं जितना कर सकते हैं करिए। धन्यवाद।